हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में टॉपिक हम लोगों ने जो लिया है वो है आप लोगों का तत्वों और आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज हम लोग तत्वों और आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोषों के क्रम में सीखेंगे, जिसमें दो नियम आप लोगों के आपबाउ का नियम और आपका N+L के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। ये उपकोष आपके S, P, D, F के क्रम में हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये मैंने क्लास 11th यहाँ पर जरूर लिखा है, लेकिन 11th और 12th आपका बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के केमिस्ट्री आप लोगों की चीज़ें आप लोगों को प्रॉब्लम खड़ी कर देंगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, तत्वों का और आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग आज की क्लास में केवल और केवल तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही सीखने वाले हैं। तो शुरू करता हूं मैं आज की क्लास। तो परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है? एक आपका आपबाउ के नियम के अकॉर्डिंग और दूसरा आपका N+L के नियम के अकॉर्डिंग। देखिए, आपबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बनाना। मतलब आपबाउ पार्टिकुलर किसी एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये आपको बात याद रखनी है। एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बनाना। अब इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। देखिए, आज का जो क्लास का मकसद है वो मकसद है आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाना। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें इस क्लास में इंक्लूड होंगी, जो टॉपिक आएंगे, उनके बारे में आप लोगों को एक और वीडियो बनेगा तो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो पहले आप लोगों को मेरा मकसद है केवल और केवल आप लोगों को किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाना। अगर आप फोकस करके ध्यान से समझेंगे तो आज आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख जाएंगे। तो विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो प्रवेश करते हैं। मतलब उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करते हैं जिसके लिए ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, और उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करते हैं जिसके लिए ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। अब ये जो ऊर्जा का क्रम है ये N+L के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। अब N+L में आपका यहाँ पर N+L है। N है आपका मुख्य क्वांटम संख्या और L है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है और द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है क्या होती है? तो इसका जो वीडियो आपका इस क्लास के बाद आप लोगों का इसी का वीडियो आने वाला है, क्वांटम संख्या। उसमें आप लोग मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी अकॉर्डिंग पहला पॉइंट N+L के नियम का कि उस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होती है जिसके लिए N+L का मान कम होता है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करे, मतलब इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए N+L का मान क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में पहले प्रवेश करेगा? जिसके लिए N+L का मान कम होगा। ये पहला पॉइंट था। अब आपके देखिए, उपकोष आपका एक 1s और 2s दिया हुआ है। तो 1s और 2s में से किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा उसके लिए N+L के मान हम लोग निकाल लेंगे, और जिसके लिए N+L का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन उसी में पहले प्रवेश कर जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर हिंट देता जाता हूँ, आप मेरी बात को बहुत गौर से समझते जाएं। देखिए, आप लोगों के जो उपकोष हैं वो उपकोष आपके चार होते हैं। कौन कौन से? S, P, D और F। ठीक है, इन उपकोषों में जो भी संख्या यहाँ पर आगे उपस्थित होगी N, ये आपका आगे उपस्थित होगी, यही आपकी क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। ये क्या है? आपकी मुख्य क्वांटम
संख्या है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू हम लोग यहाँ पर बोल देंगे। तो 1s लिखा है, तो 1s के लिए जो n का मान मुख्य क्वांटम संख्या मान है वो 1 हो जाएगा, और l का मान मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 हो जाएगा। अब क्यों, देखिए l के मान, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, l के मान जब s उपकोष आएगा तो उसके लिए 0 होता है, p आएगा p के लिए 1 होता है, d आएगा d के लिए 2 होता है, और f आएगा तो f के लिए आपका यहाँ पर 3 होता है। ये आपके द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान है। जब आपको मैं क्वांटम संख्या पढ़ाऊंगा, क्वांटम संख्या का टॉपिक लेके आऊंगा, तब आप लोगों को ये सारी चीजें और डिटेल में बता दी जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए आप जानकारी के लिए इतना याद कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें n प्लस एल के नियम की, मतलब n प्लस एल का मान, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू करके 1 आएगा। ये आपका 1s के लिए है। अब यहाँ पर 2s के लिए अगर निकालें तो n बराबर आपका 2 हो जाएगा, और l बराबर आपका 0 ही रहेगा क्योंकि s है, और n प्लस एल का मान आपका 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 1s के लिए n प्लस एल का मान क्या हुआ, कम आया, 1 आया। n प्लस एल के लिए आपका जो s के लिए है n प्लस एल का मान क्या आया, कम आया, 1 आया। और 2s के लिए n प्लस एल का मान 2 आया, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आप लोगों का 1s में पहले प्रवेश करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश करेगा, 1s में, और बाद में इलेक्ट्रॉन 2s में प्रवेश करेगा। ठीक है, ये आप बात जान लीजिए। तो अब इसके बाद, अब यदि दूसरा पॉइंट है इसी टॉपिक का, अब दूसरे को हम लोग देख लेते हैं। बी पॉइंट कह रहा है यदि दो उपकोषों के लिए n प्लस एल का मान बराबर हो जाए तो उस उपकोष की ऊर्जा कम होती है जिसके लिए n का मान कम होता है। ठीक है, या आप कह सकते हो यदि दो उपकोषों के लिए n प्लस एल के मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, n की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 2p और 2p 2p और 3s में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर n बराबर 2p के लिए n बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और l बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 3s के लिए n बराबर आपका 3 हो जाएगा, और l बराबर 0 हो जाएगा। तो n प्लस एल का मान अगर निकालें तो यहाँ पर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 3 आएगा, और यहाँ पर 3 प्लस 1 वो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो इन दोनों के लिए 2p और 3s के लिए n प्लस एल के मान बराबर हैं। n प्लस एल के मान क्या हैं, बराबर हैं। तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए आप लोगों का n का मान कम होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन 2p में पहले प्रवेश करेगा और 3s में बाद में। अब देखिए इसका जो ऊर्जा का क्रम है वो किस प्रकार से आप लोग तैयार कर सकते हैं, वो किस प्रकार से आपका आ सकता है, वो अभी मैं आपको। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उपकोषों का जो ऊर्जा का बढ़ता क्रम है वो इस प्रकार है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। ये आप लोगों का क्रम आपको याद होना चाहिए। इस क्रम को याद करने के लिए देखिए ये आप लोगों के लिए अचूक एक ट्रिक बनाई गई है, इससे आप लोगों को क्या कर सकते हो, इस क्रम को याद कर सकते हो। इस क्रम को देखिए कैसे बनाना है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आप लोगों को मैं और डिटेल में बताता चलता हूँ। देखिए इस क्रम को बनाने के लिए पहले आप यहाँ पर एक नंबर लिखिए 7 6 4 2
7 वाले में S लिखा जाएगा, 6 वाले में P लिखा जाएगा और 4 वाले में D लिखा जाएगा, 2 वाले में F लिखा जाएगा। यहाँ पर 7 लिखा है तो 1 से लगा के 7 तक की यहाँ पर गिनती लिख दीजिए और सब में आप S लगाते जाइएगा। 1S, 2S, 2P, फिर आपका वो सॉरी 3S, 4S, फिर आपका 5P, वो 5S और 6S और 7S, ये आपका आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या करिए, ऊपर से एक गैप कर दीजिए और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2P, 3P, 4P, 5P, 6P और 7P। फिर आप क्या करिए, नीचे और ऊपर से गैप कर दीजिए तो आपका यहाँ पर 3D, 4D, 5D, 6D आ जाएगा। फिर आप क्या करिए, फिर से नीचे और ऊपर से गैप कर दीजिए एक एक अंक और, तो आपका क्या हो जाएगा 4F और 5F आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसी प्रकार जैसा इसमें दिया हुआ है इसी प्रकार आप इसमें आप राउंड चलेंगे, ठीक है, इस प्रकार। और जो जो रास्ते में आता जाएगा उसको आप लिखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका यहाँ से चलना आप शुरू करेंगे, 1S आया तो 1S लिख दिया, फिर आपका यहाँ से चलना शुरू करेंगे टर्न होके तो आपका 2S आया तो 2S लिख दिया, फिर आपका यहाँ पर चलना शुरू करेंगे तो 2P आया, फिर इसके बाद 3S आया। तो इस प्रकार ये जो आपका बना हुआ है मैंने आपको ये बना दिया। तो इस ट्रिक से आप ये जो ऑर्डर है आप याद कर सकते हैं। और आपको लिए हिंट के लिए मैं बता दूं, अगर आप 3D तक याद करते हैं तो आपका 1 से लगा के 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से बन जाएगा। और अगर आप 4D तक याद करते हैं तो फिर आपका 40 तक बन जाएगा, 50 तक बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप लोग ध्यान रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि एक साथ ये आप लोग पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, अन्यथा आप भूल जाएंगे और आपके दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इस ट्रिक को आप लोग बनाएंगे, एक दो बार घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ऑर्डर आसानी से याद हो जाएगा। तो अब मैं कुछ तत्वों के एग्जाम्पल लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बना के दिखाता हूँ किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको नॉर्मल जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो S उपकोष है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। जो S उपकोष है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और जो आपका P उपकोष है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जो आपका D उपकोष है उसमें मैक्सिमम आपके 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और जो आपका F है उसमें मैक्सिमम आपके 14 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को लिए मैं, अब जैसे सबसे पहले आप लोग देखेंगे नॉर्मल, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है। तो अब यहाँ पर पहला क्रम क्या है 1S है तो 1S आ गया, ठीक है। बड़ा सरलता पूर्वक आपको ध्यान से देखना है, ये 1S आ गया। अब 1S मैंने क्या कहा, जब S आएगा तो आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, तो यहाँ पर हम 1 भर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1S में कितना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसी प्रकार अब आया आपका हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक आपका 2 है और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 1S, क्योंकि 1S है यहाँ पर पहले 1S और S में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हीलियम है ये आप लोगों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, परमाणु क्रमांक ही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपका आएगा लिथियम Li जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3 और इसका भरेंगे 1s2। मैंने क्या कहा, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और आपका पहला ऑर्डर क्या है 1s है, पहला ऑर्डर क्या है आपका 1s में आप इलेक्ट्रॉन भरोगे
पहले, फिर आप 2s में भरोगे, फिर आप 2p में भरोगे। ये आपका ऊर्जा का बढ़ता क्रम ही लिखा हुआ है। तो अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और शेष रह गया है, तो कॉमा यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद 2s में ये आपका एक शेष इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अगली उपकोष में। क्यों? क्योंकि s उपकोष में जो आपका यहाँ पर s है, उसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और वो भी किसके नियम के अकॉर्डिंग? तो लिथियम का आपका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, किसी भी अगर हम लोग कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष में अगर हम लोग क्या करें, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालें, तो किसी उपकोष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2l प्लस 1। ठीक है, 2l प्लस 1 इलेक्ट्रॉन उसके होते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर l क्या, l है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आपका बेरिलियम Be4 की बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका हो जाएगा 1s2 2s2। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, और हमारा 1s2 आया पहले, तो पहले हमने 1s2 में इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 2s आया, तो 2s में हम लोग क्या किए, आपका 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बोरान, तो बोरान आपका क्या होता है, 5 होता है। अब ध्यान से देखिएगा, 1s2 2s2, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 5 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपका 1s2 और 2s2 में भर गए। क्योंकि s में क्या है, s में हम लोग अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हमने 2 इसमें भर दिए 1s में, 2 भर दिए हमने 2s में। अब हमारा क्या होगा, तीसरा उपकोष आपका क्या है, आपका 2p। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2p1। 2p1 टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब इसी प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ 3D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बना के दिखाता हूँ। अच्छा, आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, इस नियम के अपवाद भी हैं, 6-7 तो आपके अपवाद भी हैं, तो वो उस पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है, उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अब बात करें, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इस क्रम को आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आप इस क्रम को याद रखेंगे, तो आपका ये क्रम है, ये याद रखेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d। तो इस क्रम के अनुसार अगर आप 3d तक याद रखते हैं, तो यहाँ से आपका 1 से 30 तक आराम से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन सकता है। अब कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग और देखते हैं। जैसे आपका यहाँ पर सोडियम, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1s2 और 2s2, ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे भर गए इन दोनों में। ठीक है, अब पांचवा हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2p में जाएगा, और यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं p में, और s में 2 तक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2p आपका 6। ठीक है, तो 2 और 2 4 और 4 और 6 आपके 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब इसके बाद हमारा 11वां इलेक्ट्रॉन और बचा, तो 3s आपका आ जाएगा 1। ये सोडियम का आपका क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा सोडियम का। ठीक है, इस तरीके से ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब अगर जैसे मान चलिए यहाँ पर मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम 12, ठीक है, मैग्नीशियम 12, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 1s2 2s2 2p 6 और 3s आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक तरीके से और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन तीनों का जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 हो जाता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट नियॉन 10, नियॉन
10 लिख सकते हैं, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, और 3s2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी आप पहले पूरा सीखिएगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाना सीखिएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में ये सारी चीजें आप सीख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका और है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आपका 13 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 1s2 2s2 2p6 और 3s2। इसके बाद आपका 3s के बाद क्या आएगा, आपका 3p आएगा। तो अब देखिए यहाँ तक तो 12 इलेक्ट्रॉन भर गए 3s तक। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आपका आएगा वो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन 3p, आपका यहाँ पर हो जाएगा 1। 3p क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता रहा हूँ, फिर मैं अभी आपको आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे आपका क्लोरीन है, ठीक है, और आपका सिलिकॉन हो सकता है, 14 हो सकता है, तो अब आप धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक आपका परमाणु क्रमांक 17 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कुछ तत्वों की, और जो जैसा कि मैंने कहा 3D श्रेणी के कुछ तत्व ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर बात करें, जैसे आपका स्कैंडियम है आपका SN121 आपका, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या हो जाएगा 1s2 2s2, क्योंकि 1s पहले है फिर 2s है, इस तरीके से आपका। फिर इसके बाद आपका फिर 2p6 3s2 आपका 3p6। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा कि 3d आप पहले लिखिए और 4s आप बाद में लिखिए। या आप मेरी बात मान लीजिए, थोड़ा सा आपको आगे चल के सवाल लगाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए मैं आपको 3d आपको पहले और 4 आपका 4s पहले है 3d बाद में है, लेकिन देखिए लिखिए आप ऐसे। ठीक है, 3d पहले लिखिए और 4s बाद में, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 4s में जाएगा। किस नियम के अकॉर्डिंग, n+l के नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस 4s के लिए n+l का मान कम होगा, 3d के लिए आपका अधिक होगा। तो आपका यहाँ पर क्या 20, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और फिर आपका 3d 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना बड़ा सरल है। ठीक है, यहाँ पर 3d में बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपका 3d1 इस तरीके से, अब आप 3d श्रेणी के लगभग सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ 3d 1 2 3 5 करते जाइएगा, बट इसके 2 ठो इस श्रेणी में अपवाद है 3d में। एक आपका क्रोमिनियम 24 Cr जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरा आपका है आपका 29 कॉपर आपका Cu। क्रोमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब 3d और 4s। यहाँ पर होना चाहिए 3d क्या आपका वो 4s2 और 3d4, बट ऐसा नहीं होता है। अब होता क्या है, यहाँ पर आपका होता है 4s1 और 3d5। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अर्धपूरित मतलब 3d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो आधा भरा कितना 5 हुआ, 4s में 2 भर सकते हैं तो आधा कितना हुआ 1 हो गया। क्योंकि अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, इसमें 2 रखे जाएंगे, तो 3d श्रेणी आपकी कम स्थायी मानी जाएगी, कम स्टेबिलिटी वाली मानी जाएगी।
इसीलिए अधिक स्थायित्व के लिए यहाँ पर हम 3D5 कर देते हैं और 4s1 कर देते हैं, ताकि इसका स्थायित्व क्या हो जाए, बढ़ जाए, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे। आपका ये इसी तरीके से आपका यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक 9 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d यहाँ पर 10 हो जाएगा और 4s यहाँ पर फिर से आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 30 का भी बन जाएगा, यहाँ पर 30 जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s आपका 2 हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इतने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका ये अक्रिय गैस ऑर्गन की तरह है। हम इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, हम इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं ऑर्गन ए और 18, ठीक है, और 3d10 और 4s2 लिख सकते हैं। यहाँ सब 18 तक का सबको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन लिख सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको ये वाला क्रम जरूर याद रखना पड़ेगा। इस क्रम को आप नहीं भूल सकते हैं। अगर इस क्रम को आप भूल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनेगा। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको 1 से 30 तक के लिए पहले बनाना सीखिए, 1 से 30 तक के लिए आपको 3D तक याद रखना है, आराम से आपका याद हो जाएगा अगर आप बनाते जाओगे अगर इस क्रम को। अब देखिए फिर से ध्यान समझिए, पहले आपका इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, जब 1s पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 2s में जाएगा, 2s कंप्लीट हो जाएगा तो 2p में जाएगा, 2p कंप्लीट हो जाएगा तो 3s में जाएगा, 3p कंप्लीट हो जाएगा तो 3p में जाएगा, फिर आपका 4s और 3d। 21 से और 21 से 30 तक आप एक चेंजिंग यहाँ पर रहेगा, वो रहेगा कि आप 3D को पहले लिखेंगे और 4s को बाद में, ठीक है, ताकि आपको आगे की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी रहे। ये आपको ध्यान रखना है। इस 30 तक आपके 2 अपवाद हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 40 तक के लिए, आपको यहाँ पर आपका क्या करना पड़ेगा, आपको 4D और 5s, मतलब कि आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा। आपको कितना याद होना चाहिए, आपको 5s मतलब 4D तक आपको याद होना चाहिए, इतना आपको और याद होना चाहिए। अगर आप 40 तक याद करना चाहते हैं वैसे आपका चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज आप करिएगा कि 5s को, ठीक है, 4D को आप पहले रखेंगे और 5s को आप बाद में रखेंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ अपवाद जरूर मिलेंगे। अच्छा, 40 तक कोई अपवाद नहीं है, 40 के बाद आपको 41 42, ठीक है, वो तत्व आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कैसे बनेगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, तो मैं खाली एक वीडियो सारे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ही बना दूंगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन इसका इस प्रकार से, अब देखिए क्वेश्चन जो हमने लिया है इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर इतने आप लोगों के परमाणु क्रमांक दिया हुआ है और उन्हीं तत्वों का आप लोगों का, अगर यहाँ पर कह देता कि तत्वों का तत्व दिए होता तब भी आपको परमाणु क्रमांक अगर याद है तब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होता। तो SPDF में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। जैसे अब 17 आपको पता है क्लोरीन का होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से बना सकते हो। मैंने आपको पहले बताया, आपको कौन सा क्रम नहीं याद भूलना है, 1s, फिर आपका 2s, फिर आपका 2p, फिर आपका 3s, फिर आपका 3p, फिर आपका 4s और 3d। इस क्रम को आपको नहीं भूलना है, ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। देखिए इससे आगे का क्रम मतलब 3D
जो आपका 3D हो गया, 4D हो गया, 5D हो गया, 6D हो गया और F वाला, ये आपके नीट ईट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और वो भी एग्जाम अपवाद का। तो उसकी क्लासेस आपको अलग से क्लासेस मैं आप लोगों की लूँगा। नीट की फिजिक्स और केमिस्ट्री की अलग से क्लासेस चलेंगी, अभी बस कुछ दिन बाद वो शुरू होने वाली हैं। अब यहाँ पर 17 क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाएंगे तो 1s, पहले 1s है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिर 2s 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 2p आपका, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपके 10 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। फिर आपका क्या हो जाएगा 3s 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और फिर आपका 3p 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। तो ये आपके 17 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आपका पोटेशियम 19, पोटेशियम 19 आपका परमाणु क्रमांक 19 का, तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p आपका 6 और 4s यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका पोटेशियम 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए यहाँ पर Cr 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, 20 का आप लोग अपने मन से बनाइएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 के लिए केवल 4s2 हो जाएगा। 24 का मैं आपको बताता हूँ, 1s2 अभी मैंने बताया भी था, 1s2 2s2 2p आपका 6 3s2 अब 3p 6, अब 3d और 4s, तो 4s1 3d 5 आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Cr आपका क्या है, ये अपवाद है, ये क्या है आपका अपवाद है, ये अबाउ का नियम का पालन नहीं करता है। अब अगर कहा 25 कहा तो 25 आप बना सकते हैं, Mn मैग्नीज 25 होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 3d5 और 4s2 कर देंगे, 4s2। और अब अगर 30 का बनाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3d10 और 4s आपका 2 हो जाएगा, ये आपका जिंक का हो जाएगा 30। बाकी आपका सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। इस तरीके से तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार बनाए जाते हैं और उनके चुंबकीय गुण की को कैसे पता लगाया जाता है, ठीक है। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इसमें 2-3 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं, आप लोग पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। और मैं पहले आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ऐसा टॉपिक है जो आपको केमिस्ट्री में आना ही चाहिए, अगर आप लोगों को केमिस्ट्री में किसी भी एग्जाम में अच्छा करना है, ठीक है। अगर कोई भी एग्जाम में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको ये टॉपिक आना ही चाहिए, ये बेसिक है। अगर नहीं आपको ये टॉपिक आएगा तो आपकी केमिस्ट्री वीक नहीं कतई मर चुकी होगी, ठीक है। तो आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और चुंबकीय गुण हम लोग आज अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले हम लोग देखने वाले हैं धन आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैसे तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, ये फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। आपको मैं समझा देता हूँ, किसी तत्व के धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके उदासीन परमाणु के उद अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर बनाया जाता है। अगर हम लोग किसी भी धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो उसके आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल के बनाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और पहला पॉइंट इसमें है, यदि परमाणु के बाह्य कोश में केवल s इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि s उपकोष है, तो s उपकोष से आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। यदि बाह्य कोश में s और p दोनों उपकोष के इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों उपस्थित हैं, तो पहले हम p से निकालते हैं फिर बाद में s से निकालते हैं, अगर हमको आवश्यकता होती है तो, ठीक है। बस क्या है निकालते हैं, समझ गए। अब यहाँ पर ये वाला फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि 4s को पहले और 3d को बाद, वो 4s को बाद में 3d को पहले लिख लीजिए। संक्रमण मतलब कि 3 जो डी ब्लॉक के तत्व हैं,
डी ब्लॉक के एलिमेंट है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण धातुएं कहते हैं। संक्रमण धातुओं के उदासीन परमाणु से आवश्यकता अनुसार पहले हम लोग क्या करते हैं, एस इलेक्ट्रॉनों को तथा बाद में पिछले कोष के डी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं। पहले एस को निकालते हैं, फिर हम लोग डी को निकालते हैं। अगर आप ये बात याद रख सकते हैं कि पहले एस से, तो अगर आप 3D मतलब 4s पहले लिखते हैं, 3D बाद में लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उसका क्रम मत चेंज करिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हल करते समय इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको क्या किया, 4s को बाद में लिखवाया और 3D को पहले लिखा दिया, कि आप 3D को पहले लिखिए, 4s को बाद में। ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए कुछ चीजें तो आप ध्यान रखनी ही पड़ेगी, याद रखें। इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं उतना इकाई धनावेश परमाणु पर आ जाता है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब एक धनावेश आ जाएगा। दो निकालोगे तो दो धनावेश आ जाएंगे, दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इस तरीके से आपका होता है। अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम चुरकुट से एग्जाम्पल लेते हैं, वही सोडियम वाला। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11, और यहाँ पर पहले हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसके बाय कोष में s ऑर्बिटल है। अब हम लोग क्या करेंगे, सोडियम आयन का बनाएंगे। जैसे हमसे पूछा गया है Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाय कोष से, अब जैसे यहाँ पर क्या है, 1+ का है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके परमाणु क्रमांक से भी आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर 10 हो जाएगा। आप डायरेक्ट 3s1 से s इलेक्ट्रॉन को भी आप बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, s इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s आपका 0, ठीक है। इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा। इसी तरीके से मान चलिए आपका यहाँ पर अब एक तगड़ा वाला ले लेते हैं, या आप पहले एक और चुरकुट लीजिए, Mg++, ठीक है। अब Mg++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, ये आपका क्वेश्चन है। उससे पहले आप क्या करिए, Mg का बनाइए, ठीक है। आप Mg मैग्नीशियम 12, फिर आप मैग्नीशियम डबल+ का बनाएंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब अगर मैग्नीशियम डबल+ का बनाना है तो देखिए बाय कोष आपका क्या है, s है। s के ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, गैप हो जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन क्यों गैप होंगे, क्योंकि Mg के ऊपर कितने चार्ज हैं, डबल चार्ज हैं, इसलिए यहाँ पर 12 - 2 = 10। तो यहाँ पर आप 3s2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो गैप हो जाएंगे। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके ये धन आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम एक 3D का एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो ठो, उससे आप लोगों को और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब आप मान लीजिए यहाँ पर आपको Cu, ठीक है, और Cu++ का और Cu++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों टॉपिक। तो पहले हम लोग Cu कॉपर का परमाणु क्रमांक आपका 29 होता है, तो 1s2 2s2 2p6। आप अभी बार बार ये लिखेंगे, शॉर्टकट नहीं बनाएंगे, बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 3d और 4s। जैसा मैंने कहा कि 29 अपवाद होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 और 3d 10 होगा। अब जब हम Cu+ का बनाएंगे तो 29 से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। अब इसका बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका 3d
10 ही रहेगा और 4s से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो 4s 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम Cu प्लस प्लस का बनाएंगे, डबल प्लस का, तो यहाँ 9 और 4s 0, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन तो पहले चल एक इससे जाएगा क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा हम 3d से बाहर निकालना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा। अब हम लोग ऋण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। ठीक है, ऋण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को कैसे बनाएंगे, तो देखिए जहां पर धन आयनों के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होता था, ऋण आयनों के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, बाह्य कोश में प्रवेश कराना पड़ेगा। मतलब देखिए ऋण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में उदासीन परमाणु बाहर से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप में ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। ये बाहर से लिए गए इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्य कोश में प्रवेश करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा वो आउटर सेल में ही जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऋण आयनों के आपके एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन 8, और इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, पहले 1s होता है तो 1s2, 2s2, 2p आपका कितना हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन डबल माइनस का बनाएंगे। ऑक्सीजन डबल माइनस का तो 8 + 2 बराबर ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, और यहाँ पर कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके 2p में प्रवेश कर जाएंगे, तो 2p यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका ऋण आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे क्लोरीन 17, इसका बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p आपका 5। अब क्लोरीन यहाँ पर एक माइनस होता है, क्लोरीन माइनस क्लोरीन आयन का, तो यहाँ पर 17 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 18, तो आपका सब कुछ सेम रहेगा, 3p6 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका सब कुछ सेम रहेगा, 3p6, एक इलेक्ट्रॉन इस उपकोष में क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऋण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएंगे। अब हम लोगों ने देखिए परमाणुओं का, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखा, ऋण आयनों का सीखा, धन आयनों का सीखा। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो ये है कि अब इनकी अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी प्रकृति कैसे पता करते हैं। तत्वों की अनुचुंबकी मतलब चुंबकीय गुण इनके कैसे, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक, अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी। देखिए सिंपल सी बात यह है कि जिन परमाणु अणु आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो क्या होंगे, आपके अनुचुंबकीय होंगे, मतलब पैरामैग्नेटिक होंगे, और जिन पर नहीं होंगे वो आपके प्रतिचुंबकीय होंगे, वो आपके क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक परमाणु एक किसी भी कोष के एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आपके मैक्सिमम भर सकते हैं, एक आपका क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, वो भी हुंड के नियम के अकॉर्डिंग। तो अब मैं आप लोगों को ये टॉपिक आपको क्लियर करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं, अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी। ठीक है, इसको अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन परमाणुओं आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, जिन पर नहीं होते वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं। अब अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी ये तो आप जान गए, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, एक हुंड का नियम है, क्या है, हुंड का नियम। अभी मैं नॉर्मल तौर पे आपको बता रहा हूं, किसी भी परमाणु कक्षक में
अगर आप लोग क्या करोगे, किसी भी उपकोष के लिए अधिकतम कक्षकों की संख्या निकालोगे, तो आप लोगों के लिए जो एस आपकी कक्षक होती है, एस उपकोष होता है, उसके लिए कक्षकों की संख्या होती है एक। उसमें कक्षकों की संख्या क्या होती है, एक होती है। कक्षकों की एक संख्या होती है, मतलब एक डब्बा यहाँ पर बनता है। और पी के लिए आपके 3 डब्बे बनते हैं, 3 कक्षक होते हैं आपके पी के। इनके नाम भी आपको बताए जाएंगे अभी, ठीक है। अब आप लोग डी, डी में आप लोगों के 5 कक्षक होते हैं, और क्योंकि मैक्सिमम आपके 10 इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं, तो ये आपका 1 2 3 4 और ये आपका 5, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। और एफ में इसी प्रकार आपके 7 आपके कक्षक होते हैं। कितने कक्षक, 7 कक्षक होते हैं। तो आपका 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये इस प्रकार एस सब सेल में एक कक्षक, ठीक है। और हुंड ने क्या कहा था, हुंड का जो नियम था वो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन, युग्मन मतलब जोड़ा, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो युग्मन की व्याख्या करने के लिए नियम दिया था। इन्होंने कहा था युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। तो पहले जैसे अब मान चलिए यहाँ पर एस है, तो एस में अगर यहाँ पर एस में आपका आया, क्या आया, 1s आया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर एक कक्षक बना के एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अगर मान चलिए यहाँ पर आया 2s, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ये भर दिया जाएगा। इससे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। इसी तरीके से पी में भरे जाएंगे, ठीक है, समझ गए आप। तो पहले क्या होगा, पहले सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे हुंड के नियम के अनुसार, फिर इसके बाद युग्मन प्रारंभ होगा, ठीक है। तो हुंड का नियम, ये सारी चीजें आपको डिटेल से बताई जाएंगी। फिलहाल हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखते हैं क्या होते हैं। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान चलिए यहाँ पर ये तीनों सिंगल हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक, तीनों सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो आपके क्या होंगे, वो आपके पैरामैग्नेटिक होंगे, मतलब अनचुंबकीय होंगे तत्व। अब कैसे, अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में समझिएगा आपका ये। अब इस क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में आपका कहा है एग्जाम्पल में Cr ट्रिपल प्लस और Mg डबल प्लस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और प्रत्येक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, और अनचुंबकीय प्रचुंबकीय आप अपने मन से बता देंगे, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या आपके पेपर में निकालने को जरूर आता है, ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे पहले Cr 24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे हम लोग। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p आपका 3p 6 और 3d आपका 5 और 4s1। अब हम लोग क्या करेंगे, Cr ट्रिपल प्लस का बनाएंगे। यहाँ पर 3 प्लस है, तो 24 में से 3 गए, कितना बचा, 21, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या करिए, बाकी सेम रहेगा। पहले आप क्या करिए, 4s ये 0 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 4s से गया और 2 इलेक्ट्रॉन आपके 3d से जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3d आपका 3d कितना बचा आपका, 3 बच गया, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तब आपका ये 3 हो गया। अब d है, तो d के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं, मैंने आपको बताया 5 होते हैं। 5 कक्षक आपने बना लिए, 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, 3। तो हुंड के नियम के अकॉर्डिंग पहले आप एक, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तीसरा ये, बस 3 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से पहले एक एक भरेंगे, ठीक है। बाद में जब सब में एक एक भर जाएगा तब जाके युग्मन प्रारंभ होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं।
आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने, 3 हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब कि आपके, राइटिंग थोड़ा देख लीजिएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 3। अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, इसलिए इसकी जो प्रकृति क्या हो जाएगी, इसलिए इनकी जो प्रकृति है वो आपकी हो जाएगी अनुचुंबकीय। क्या हो जाएगी, अनुचुंबकीय हो जाएगी। मतलब कि पैरामैग्नेटिक, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, आपका सी, आपका Mg डबल प्लस का बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है, Mg, वो सॉरी Mg कह रहा हूं, Mn डबल प्लस आपको ये बनाना है और इसी तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, तो अनुचुंबकीय प्रचुंबकीय इस प्रकार से निकाले जाते हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं, आप लोग इनको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, बड़ा भारी भरकम टॉपिक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो आप ये मान चलिए कतई भूल जाइए कि आपको केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग क्या, कतई मरी होगी वो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया, आपको धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, और प्रचुंबकीय अनुचुंबकीय भी निकालना बताया, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के लिए डायलॉग याद रखना है, सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आप लोगों का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा क्वांटम संख्या, जो आपको जल्दी मिलेगा।